नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। नए संसद के पहले दिन जो पहला फैसला हुआ वो वाकई बड़ा फैसला है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। कल इस पर 7 घंटे बहस चलेगी, सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक। कल ही इसे पास कराने की तैयारी भी है। इसमें शक नहीं है कि ये भारतीय लोकतंत्र की बड़ी छलांग है। ये जश्न का मौका है। अगले आधे घंटे में हम इसके अलग अलग पहलू देखेंगे, लेकिन पहले मथुरा की सांसद हेमा मालिनी से एक छोटी सी बातचीत। ये बातचीत की है हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया ने। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हो चुका है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मथुरा से भारतीय जनता पार्टी की सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी जी। हेमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नजर आई। बहुत खुशी हो रही है कि इतने सालों के बाद अभी ये अनाउंस हो गया है और कल तक ये रिजर्वेशन शुरू हो जाएगा, इट विल बी लागू हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल काम हुआ है और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने तो सांसद भवन में पहले एंटर करते ही एक नारी शक्ति का जो बिल पास कराने का उन्होंने जो काम शुरू किया, बहुत ही खुशी हो रही है हम सब महिलाओं के लिए। पहले ऐसा कितने सालों से रिजर्वेशन क्या होगा बात करते रहते थे, आज हो रहा है। इसके लिए मुझे आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज इज ए वेरी हिस्टोरिकल डे है। ये तो गोल्डन डे है एक्चुअली इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो एंड ऑल्सो फॉर द कंट्री कि महिलाओं के लिए एक रिजर्वेशन पहली बार जो नया संसद में एक इंट्रोड्यूस हुआ है। किस तरह से ये बिल महिलाओं के लिए और देश के हित में होगा? कि महिला देखिए बहुत हर चीज़ में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, आप बाहर विदेश में भी देख सकते हैं, बड़े बड़े पोस्ट में महिलाएं दे आर टेकिंग ओवर एंड दे आर डूइंग इट सो वेल बिकॉज वी आर एक्चुअली बेसिकली विमेन आर अ बेस्ट ऑर्गेनाइजर। जो घर को इतनी अच्छी तरह से संभाल सकती हैं तो वो देश को क्यों नहीं कर सकते हैं। तो देश में भी उनका भागीदार होना बहुत ज़रूरी है। सो इससे क्या कंट्री के लिए और बहुत सारे क्षेत्र में महिलाओं को मौका मिलने वाला है आगे देश के लिए। आपको क्या लगता है ओबीसी और अल्पसंख्यक उनको भी इसमें आरक्षण मिलना चाहिए? उनका भी मिलेगा क्योंकि मोदी जी हमेशा महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए एक सारा काम करते हैं। सो वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी प्राउड, वी आर हैविंग सच अ वंडरफुल प्राइम मिनिस्टर लाइक नरेंद्र मोदी जी। आखिरी चीज, आपको क्या लगता है कि विपक्ष ये कह रहा है कि 2024 के इलेक्शन को ये मद्देनजर रखते हुए ये कदम उठाया गया? जो भी है वो इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए किया तो बहुत अच्छा काम तो किया है, बहुत बुरा काम तो नहीं किया है। तो ये बहुत ही बढ़िया काम हुआ है एंड जिसे आज अर्जुन मेघवाल जी ने इंट्रोड्यूस कराया है एंड वी आर ऑल वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड ये बहुत इसका शुरू होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने। थैंक यू। वैसे महिला आरक्षण बिल का सफर आसान नहीं रहा है। ये 5वां मौका है जब इस बिल को किसी सदन में पेश किया गया है। इसके पहले ये बिल अटल बिहारी वाजपेयी के समय 2 बार पेश करने की कोशिश की गई, इसे फाड़ दिया गया। इसके बाद मनमोहन सरकार के समय ये बिल राज्यसभा में पास भी हो गया। इस सफर के बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर। लेकिन जब नए सदन में आए हैं, नया होने का एक उमंग भी होता है, तो मुझे विश्वास है कि ये जो लंबे अरसे से चर्चा में रहा विषय है, अब इसको हमने कानून बना करके हमारे देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने का समय है। और इसलिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम, संविधान संशोधन के रूप में लाने का सरकार का विचार है। नए संसद भवन में राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने नए महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष से समर्थन की अपील की। इसके पहले लोकसभा में कानून मंत्री ने बिल पेश किया। हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो प्रावधान पहले से है उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। बिल में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है।
आरक्षण का ये प्रावधान SC/ST सीटों पर भी लागू होगा। कांग्रेस सहित ज्यादातर विपक्षी दल बिल के हक में हैं, मगर इस शिकायत के साथ कि इसमें OBC कोटा होना चाहिए। अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 बैकवर्ड को देने का अगर नहीं होता तो नेचुरली वहाँ के महिलाओं को नहीं मिलता, और अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ उन बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय होगा। जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं वो जो ज़्यादा पढ़ी लिखी और कास्ट की महिलाएं हैं उनका सही तरीके से मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए उनके लिए कोटे के अंदर कोटा एक आरक्षण होना चाहिए कि महिलाओं को जो भी आरक्षण दिया जाता है तो उसमें से SC/ST व OBC वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पिछले 27 साल में ये 5वां मौका है जब संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है। इससे पहले 1996, 1998 और 1999 में महिला आरक्षण बिल पारित कराने की कोशिश विफल रही। 9 मार्च 2010 को मनमोहन सरकार के कार्यकाल के दौरान बिल राज्यसभा में पारित कराया गया, लेकिन मनमोहन सरकार लोकसभा में बिल पेश नहीं कर पाई। कांग्रेस ने याद दिलाया कि 2010 में यही बिल उसने राज्यसभा में पास कराया था। मैडम, महिला आरक्षण बिल आ रहा है संसद में, ऐसा कहा जा रहा है। आप मैडम, आपकी मांग थी मैडम, महिला आरक्षण दरअसल 2024 से पहले इस ऐतिहासिक बिल के पास होने का अपना राजनीतिक मतलब भी है और इसका फायदा कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे से छीनने की कोशिश करेंगी। अच्छी बात यह है कि राजनीति की शक्ल और सूरत भी इस बिल से बदलेगी। जहां तक पॉलिसी मेकिंग का सवाल है, ऐसा देखा गया है दुनिया के विकसित देशों में कि जब भी महिलाओं की भागीदारी, प्रतिनिधित्व संसद में बढ़ा है तो जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, पॉलिसी मेकिंग एक्सरसाइज है, उसमें महिलाओं की भूमिका, उनका महत्व भी बढ़ा है। और इसलिए भारतीय संसद में भी जब महिलाओं के लिए आरक्षण का कानून बन जाएगा तो भारत में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें महिलाओं की भागीदारी, महिला नेताओं की, सांसदों की भागीदारी वो बढ़ेगी, पॉलिसी मेकिंग में उनका दबदबा बढ़ेगा और इससे निश्चित तौर पर बेहतर तरीके से कानून और देश में पॉलिसी मेकिंग की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सकेगी। संसद भवन से राकेश के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। ऐसा नहीं है कि महिला आरक्षण बिल तत्काल लागू होने जा रहा है, इसकी एक लंबी यात्रा है। इसे कानून बनने और अमल में लाए जाने में कुछ समय लगेगा। क्या होगी पूरी प्रक्रिया, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती। नमस्कार, मैं हूं मनोरंजन भारती और आज चर्चा करेंगे महिला आरक्षण बिल की, जिसे प्रधानमंत्री ने नारी सुरक्षा वंदन अधिनियम का नाम दिया है। वैसे यह बिल संविधान का 128वां संशोधन विधेयक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये बिल कैसे पास होगा और कैसे क्या टाइमलाइन है। सबसे पहले राज्यसभा और लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में इस बिल पर चर्चा होगी और यह तय किया जाएगा कि दोनों सदनों में कितने घंटे की बहस की जाएगी और उसके साथ ही हर पार्टियों के लिए कितने घंटे या मिनट बोलेंगे नेता, ये भी तय किया जाएगा। उसके बाद ये बिल जो है लोकसभा में पेश कर दिया गया है। लोकसभा में पेश होने के बाद ये बिल राज्यसभा में जाएगा। आपको बता दूं कि ये चूंकि संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास कराना जरूरी है। वहां पे दोनों हाउस से पास होने के बाद इस बिल को देश के कम से कम आधे विधानसभाओं से भी पारित कराना होगा, तब जाकर के ये बिल जो है वो कानून बन जाएगा। अब ये जो बिल है वो कब से लागू होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये बिल जो है सब लागू होने का जो टाइमलाइन है वो 2027 दिया गया है। 2027 क्यों? क्योंकि 2021 की जनगणना होनी है। ये जनगणना अभी शुरू नहीं हुई है, 2023 हो गया। 2021 की जनगणना होने के बाद जो सीटों की संख्या है जो उसका परिसीमन किया जाएगा, यानी देखा जाएगा कि कहाँ पे जो है SC/ST की संख्या कितनी है और बाकी लोगों की संख्या कितनी है, उसके आधार पर सीटों को छोटा बड़ा किया जाएगा। उसमें से जो SC/ST सीटें हैं
जो आरक्षित होती हैं, उन आरक्षित SC ST सीटों में से 1/3 सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। इन सब चीज़ों को होने में 2027 आ जाएगा, यानी 2027 के बाद जो भी विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें ये महिला आरक्षण बिल जो है वो लागू किया जाएगा, और उसके बाद जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें ही ये महिला आरक्षण बिल लागू होने की संभावना है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है ये बिल अभी क्यों लाया गया है, क्योंकि इतनी प्रक्रिया जो है आपको हमेशा फॉलो करनी होगी, क्योंकि जनगणना होनी है और बिना जनगणना के आप ये नहीं कर सकते थे। तो भले ही ये बिल लोकसभा राज्यसभा से पारित हो जाए, लेकिन इसके लागू होने में लंबा वक्त लगने वाला है। मनोरंजन भारती को इजाजत दीजिए, नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिलचस्प ये है कि सारे दल महिला आरक्षण बिल पास कराने की बात करते हैं, लेकिन इस बिल के बिना भी वो चाहे तो महिलाओं को टिकट दे सकते हैं, मगर हकीकत ये है कि इस दिशा में गंभीर कोशिश किसी ने नहीं की। 1952 से अब तक सरकार में अहम ओहदों पर गिनती की महिला मंत्री रही हैं। इनके बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी और मेनका गांधी जैसी मंत्रियों को रक्षा, विदेश, वित्त और वाणिज्य जैसे अहम मंत्रालय मिले, जो पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन आमतौर पर महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकारें महिलाओं को कम जगह देती रही हैं। अगर मोदी सरकार की बात करें तो 2019 में गठित 17वीं लोकसभा में फिलहाल 11 महिला मंत्री हैं, जबकि 2014 में गठित 16वीं लोकसभा में 10 महिला मंत्री बनी थी। ऐसा पहली बार हुआ जब सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टि से अहम विदेश और रक्षा जैसे मंत्रालय भी मोदी सरकार में महिला मंत्रियों को सौंपे गए, और इसके लिए मोदी सरकार लगातार अपनी पीठ भी थपथपाती रही है। आजादी के बाद से अब तक बनी सरकारों को देखें तो आज तक कुल 132 महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें केंद्र सरकार में मंत्री बनने का अवसर मिला। इनमें केवल 23 महिलाएं ही कैबिनेट मंत्री बन पाईं। 1952 में गठित पहली लोकसभा के दौरान केवल 2 महिलाएं ही मंत्री बन पाईं, जिनमें राजकुमारी अमृत कौर कैबिनेट मंत्री बनाई गई थी। 2009 से 2014 के बीच चली 15वीं लोकसभा के दौरान मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनी यूपीए सरकार में सबसे ज्यादा 14 महिलाएं मंत्री बनाई गई थी। वहीं 1991 में गठित 10वीं लोकसभा के दौरान नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी और उस दौरान 12 महिलाएं मंत्री बनाई गई थी। इन 12 महिलाओं में से 9 महिलाएं ऐसी थी जो पहली बार मंत्री बनाई गई थी। रोचक बात यह है कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में किसी भी महिला को कैबिनेट मंत्री बनने का अवसर नहीं मिला था। एक शोध के मुताबिक आजादी के बाद से महिला मंत्रियों को ऐसे मंत्रालय ज्यादा दिए गए हैं जो कम वजनदार हों, जैसे सूचना प्रसारण और संस्कृति मंत्रालय। ऐसे में सवाल ये है कि अगर महिला सांसदों की संख्या बढ़ भी जाती है तो क्या उनकी योग्यता के मुताबिक सरकार में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ सकेगा? नई दिल्ली से प्रशांत, NDTV इंडिया।